हाय गाइज, आप लोग देख रहे हैं हीसू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हीसू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 13.1 के शेष बचे हुए सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न क्रमांक 6वां उसमें बताया गया है, गाइज ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे आपको जो है तो ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां इसमें ये बोला गया है कि दवा का एक कैप्सूल, मतलब कि जो टैबलेट आती हैं और जो कैप्सूल टैबलेट होती है, तो उस कैप्सूल टैबलेट की ही बात कर रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब कि वो इस तरीके से है। ये हमारा ये एक कैप्सूल हो गया। ये इस तरीके से दवा होती ना, टैबलेट कैप्सूल, तो ये कैप्सूल हो गया। अब इस कैप्सूल में वो ये बोल रहा है कि एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो ये हमारा ये हो गया बेलन का आकार हो गया। फिर बोला जिसके दोनों किनारों पर या दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, एक एक अर्धगोला, मतलब एक अर्धगोला ये हो गया, एक अर्धगोला ये हो गया। अब इस कैप्सूल को अगर हम ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक अर्धगोला ये कहलाएगा, एक अर्धगोला ये कहलाएगा, और बीच वाला क्या कहलाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब बेलनाकार भाग कहलाएगा। तो उसमें हमसे बोला गया है कि पूरे कैप्सूल, मतलब ये जो पूरा कैप्सूल है, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और उसका व्यास है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसमें ये बताया गया है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, mm, मिलीमीटर। mm को हम बोलते हैं मिलीमीटर, cm को बोलते हैं सेंटीमीटर, m को बोलते हैं मीटर। हम आपको लिखे दे रहे हैं, जैसे मीटर को m से दर्शाते हैं और जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को cm से दर्शाते हैं, और मिलीमीटर को हम mm से दर्शाते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। मीटर बड़ा होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है। तो जो ये हमें माप दी गई है वो मिलीमीटर में दी गई, मतलब सेंटीमीटर से भी छोटे में दी गई है। तो इसमें हमको बताया गया है कि इसमें ये वाला जो तो चित्र भी दिया गया है, आपको ये भी ध्यान देना। ये जो चित्र है, ये चित्र आपको, अगर यदि ये प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न जब आपके पेपर में आएगा तो ये वाला चित्र आपको जो है तो ये वाला चित्र आपको बना के देगा। तो यहाँ पे देखिए, आप खुद बता रहा है कि सो गाइज, इसमें आपको बताया गया कि ये कुल लंबाई 14 mm है और इसका ये जो व्यास है 5 mm। तो आप एक बात बताइए, अगर व्यास 5 mm है तो मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। यदि इनका व्यास, इसमें आपको साफ साफ बोला गया है कि व्यास, उनका मतलब बेलन और अर्धगोले का व्यास 5 mm है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 हो जाएगी। इस वाले अर्धगोले की त्रिज्या भी 5/2 हो जाएगी, और इसकी भी त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की किनारे तक की दूरी क्या कहलाती? त्रिज्या। तो इसकी भी त्रिज्या 5/2 हो जाएगी ना। तो बस हम क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्तों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे हम देखते हैं। पहले तो हम जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे। हमें दिया गया है व्यास, तो हम बताएंगे पहले कि बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 5 mm। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 का आधा,
तो 5/2 mm हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो आप एक बात बताइए, ये पूरी लंबाई कितनी 14, तो 14 में हम कितना घटाएंगे? 14 में हम घटाएंगे दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या। तो दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 5/2 अब 5/2, तो 5/2 अब 5/2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर से आपको बता रहा हूँ कि 5 क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या 2.5 है, 5/2 का मतलब 2.5 है, इसकी भी त्रिज्या 2.5 है। तो दोनों को जोड़ के 14 में घटा देंगे तो 2.5 5 होता है, तो 5 आ गया, 14 में 5 गया 9 mm हमारा बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई। अब हम नंबर लगाएंगे अर्धगोले का, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर कितना बताया गया है? 5 mm। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2 mm। अब हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात ये आती कि यहाँ पे हमने 2 का गुणा क्यों करा? 2 का गुणा इसलिए करा कि हम 1 का निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, मतलब दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार में भी आ जाएगा। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है 2πr/h। तो गाइज अब हम इसे जो है तो सॉल्व करेंगे। तो ये 2πr/h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। गाइज आपको ये फार्मूले सवाल लगाते लगाते ही याद हो जाएंगे अगर आप पूरे कंसंट्रेट माइंड करके लगाएंगे तो। अब इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें ये करना है कि जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन कर देना है। तो कॉमन क्या क्या होगा दोनों से? पहले हम ये दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन होगा, एक तो 2 होगा कॉमन, एक तो पाई, एक आर और एक एच, तो दोनों में नहीं है तो एच कॉमन नहीं होगा, केवल इतना कॉमन होगा। 2πr कॉमन हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से। तो जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 2πr कॉमन हुआ तो हमारा कितना बचेगा? हमारा बचेगा यहाँ से h बचा प्लस ये वाला 2 बचा, इंटू में हमारा पाई तो बाहर चला आया, r 2 है, r की घात 2 का मतलब r कितने हैं? 2 हैं, तो एक r बाहर गया तो हमारा एक r बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू करते हैं, पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं। तो बाहर वाले को लिख देंगे। अब h का मान कितना आया? 9 प्लस 2 गुणे r मतलब त्रिज्या हमारी कितनी है? देखिए त्रिज्या हमारी यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है, तो मतलब कि आपको सीधे 5/2 लिखना है और 2 से 2 काट देना है। अब हमारा ये कितना हो जाएगा? 2πr और 9 प्लस 5 बचेगा, 9 प्लस 5 बचेगा। तो ये हमारा
2πr गुणे 9×5 = 14। अब यहाँ पे हम पाई और आर का मान रख देंगे, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5/2 और गुणे 14। 2 का मान 2 का ये आ गया, पाई का 22/7, आर का मान 5/2 और 14। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारा कितना बचा, 22 गुणे 5 गुणे 2। तो देखिए इसका कैसे हल करेंगे, 5 दूनी 10, अब 22 दहम 220 mm का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब तो हम गाइस जो है तो इसका प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7वां हम देखेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 7वां हमें क्या बोला गया है, प्रश्न भले बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। प्रश्न बोला है, कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित। चलिए मैं आपको शेप दिखाता हूँ तो आप जल्दी आपके दिमाग में बात जाएगी। ये कुल मिला के वो इस तरीके से बात कर रहा है, तंबू के लिए इस तरीके से बात कर रहा है कि इस तरीके का शेप है। तो उसने क्या बोला, कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का, बेलन के आकार का मतलब ये बेलन के आकार का है, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। जिस पर शंकु अध्यारोपित है का मतलब इस बेलन के ऊपर ये वाला शंकु रखा गया। तो ये कुल मिला के आकार इस तरीके से बन जाएगा पूरा कि ये बेलन हो गया, बेलन के ऊपर शंकु हो गया, जिसमें अध्यारोपित है। फिर बोला है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिए हों। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोला है 2.1 मीटर, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर और व्यास बोला है 4 मीटर। तो जब व्यास 4 मीटर बोला है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 का आधा। तो व्यास का त्रिज्या हमारा व्यास का आधा, तो 4 का आधा 2। तो बेलनाकार भाग की मैं बात कर रहा हूँ केवल, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर अब दिया है प्रश्न में। अब व्यास दिया है बेलनाकार भाग का, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा। फिर उसके आगे बोला है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, ये जो है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल का मान कितना है, 2.8 मीटर है। प्रश्न में बताया गया है 2 शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो इस स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में ये बताना कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत या उसका मूल्य क्या होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के प्रश्न का कहने का मतलब ये है, आपको केवल ये ध्यान देना है कि ये जो बोल रहा है शेप इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम तंबू है, जैसे कोई तिरपाल है, उसको अगर हम इस आकार का बनाएंगे तो हमें कितनी तिरपाल लगेगी वो आपसे ये पूछ रहा है, और उस तिरपाल की कीमत कितनी हो जाएगी यदि 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर में उसका रेट हो। तो हम क्या करेंगे, हम जो है तो सीधी सी बात है, जो जो दिया है पहले वो बताएंगे। तो हमें पहले क्या बोला, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। अब हम बताएंगे बेलनाकार भाग का व्यास हमको दिया है, तो हम बताएंगे कि बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा,
4 का आधा यानी 4/2 बराबर 2 मीटर। बेलनाकार भाग का हो गया। अब हमें शंकु के बारे में बताना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले बताया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल बराबर कितना बताया है, 2.8 मीटर। ठीक है। और साथ में शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये चीज़ हमें अपने से माइंड करना। तो जब बेलन के ऊपर अध्यारोपित है तो सिंपल सी बात है कि शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर, बेलन की त्रिज्या कितनी आई है 2, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अब हम सीधे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास, मतलब उसमें जो उपयोग में लाई गई है, प्रयुक्त का मतलब लगाई गई, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो है तो लगा देंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पाई, यहाँ पाई, तो पाई कॉमन हो गया। यहाँ पे r है, यहाँ पे r कॉमन हो गया, बाकी सब अंदर। तो यहाँ से 2 बचा और h बचा, प्लस यहाँ से सिर्फ l बचा। अब हम मान रख देंगे। तो πr पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे तो 2 गुणे h, h का मान कितना है, h का मान है 2.1, 2.1 प्लस l का मान कितना है 2.8। अब इसको सॉल्व करेंगे। πr 2.1 का दुगुना कितना होता है, 2.1 का दुगुना का मतलब है, हमने आपको बताया है कि दशमलव में जब किसी संख्या का गुणा करना है तो आपको क्या करना, आपको ये मान के चलना कि दशमलव नहीं है। सिंपल सी बात है, 21 दूनी 42, एक अंक बाद दशमलव लगा है तो 4.2 आंसर कहलाएगा। इस 2.1 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो 4.2 कहलाएगा और प्लस 2.8 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा πr गुणे 8 2 10 की 0, हासिल लगी 1 और 4 2 6, 6 1 7.0। अब पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 2 गुणे 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 दशमलव के बाद 0 जब रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारा कितना बचा, 22 दूनी 44, 44 मीटर का वर्ग, या इसी को हम कहते हैं स्क्वायर। अब हमें क्या कर निकालना है, इसका मूल्य निकालना, लागत। तो हम लिखेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर जितना आपका क्षेत्रफल आएगा उसमें आपको सीधा जितना रुपए दिया रहेगा उसका गुणा कराना। तो 44 में 500 का हम अगर गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हम आपको वो भी सिखाते हैं। 22,000 रुपये, एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। अब बात आ गई कि इसमें हमने जो गुणा वगैरह करा वो किस तरीके से, तो देखिए
2.1 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो हमारा एक अंक के बाद दशमलव आंसर में इधर से लगाएंगे और देखेंगे प्रश्न में इधर से, गिनती करेंगे दशमलव के बाद अंक में प्रश्न में इस साइड से, और जब लगाएंगे आंसर में तो इस साइड से। एक अंक बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ये एक आंसर आ गया। अब हमने क्या करा, 4.2 में 2.8 को जोड़ा, 4.2 में 2.8 को जोड़ा तो 8 2 10 की 0, हासिल 1, 4 2 6 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव तो 7.0 आ गया, और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो कुल मिला के कितना बचा, 7 बचा। अब बात आती है कि 44 का गुणा 500 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप ये 2 जीरो को ध्यान न दीजिए, आप केवल 44 में गुणा 500 कराइए तो 5 चौके 20 की 0, हासिल लगी 1, और 5 चौके 20 और 20 2 22, और ये 2 जीरो भी आंसर में उतार लेंगे तो इस तरीके से 22,000 आंसर आ जाएगा। सो गाइज, इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब गाइज आपको जो है तो प्रश्न क्रमांक 8वां नहीं लगाना, अब आपको डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 9वां लगाना। तो 9वां का प्रश्न किस तरीके का ये देखेंगे। वो ये बोला है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो कोई बात नहीं, पहले तो आप ये समझे कि ये किस तरीके से, देख समझिए। जैसे ये जो कोई धातु का बेलनाकार है या लकड़ी, मान लीजिए ये लकड़ी का बेलनाकार वस्तु थी, ठीक है, या कि लकड़ी है, बेलनाकार लकड़ी थी। अब इसमें से इतना भाग एक अर्धगोला नीचे के सिरे से काटा गया और एक अर्धगोला ऊपर के सिरे से काट करके अलग कर दिया गया। एक ये हो गया अर्धगोला और एक ये हो गया कटोरे के जैसे। हमने बताया था कटोरे का आकार अर्धगोले के जैसे होता है। तो जब काट करके ये दोनों अर्धगोले निकाल दिए गए तो ये जो भाग बचा ये वाला, ऊपर से खोखला और नीचे से खोखला और बीच में बेलनाकार, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है कि जस्ट प्रश्न क्रमांक 7वां के जैसे करना है कि हम बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई बताया है और आधार की त्रिज्या, ठीक। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। हमने आपको सिखाया 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, बेलन की त्रिज्या का। तो आप एक बात बताइए कि जब बेलन की त्रिज्या का मान ये है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या के बराबर ना। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/3.5 पहले बताएंगे और फिर बोलेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें सीधे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, वस्तु का, तो लगा देंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दोनों का बोला तो हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा करके एक अर्धगोले का सूत्र रख देंगे। तो एक अर्धगोले का सूत्र होता है एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr²। और जब उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्राप्त होगा। ठीक उसी तरीके से बात है कि जैसे अगर एक पेन 10 रुपये की आती तो 2 पेन कितने की आएगी भाई, 2 का गुणा एक पेन के मूल्य 10 है तो 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ करा, हमको दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें एक का पता है 2πr² होता है। अब वो हमसे 2 का बोले दो अर्धगोले का निकालना, 2 का गुणा करेंगे। अगर 3 अर्धगोले होते तो 3 का गुणा कर देते तो हमारा तीनों का आ जाता। अब चूंकि यहाँ 2 अर्धगोले हैं तो दोनों के लिए 2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे, कॉमन करेंगे। अब आपको इतने कॉमन बताएं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2πr। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि बचेगा कितने। यहाँ से बचा RH प्लस यहाँ से ये वाला 2 बच जाएगा और यहाँ पे 2r है तो 1r बच जाएगा। अब आपको क्या करना, वैल्यू रखना। तो 2πr/h, h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 गुणे r की वैल्यू 7/2। यहाँ भी सेम ये 2 से 2 कटा 2πr और 10 7 17 हो जाएगा, प्लस लगा बीच में ये। अब मान रख देंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। ये 7 से ये 7 कटा, ये 2 से 2 कटा और गुणे में 17। अब 22 का जब 17 में हम गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22 का आ जाएगा 374 आ जाएगा, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप करके भी देख सकते हैं, आपका ये आंसर आ गया। अब ये रफ वर्क है, 22 गुणे 17, 17 दूनी 34 की 4 हासिल लगी 3, 17 दूनी 34, 3 37, ये आपका 374 आ गया। सो गाइस इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 13.1 के सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.2 सॉल्व कराएंगे और इस तरीके से हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करें।